Hello everyone, myself Priya Shukla, welcome you all to Nimbus Defense Academy। हम लोग एग्जामिनेशन डोज कर रहे हैं, उसमें हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसमें हम कैथोड रे की प्रॉपर्टीज भी की थी और वहां पर हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। होप आप लोगों ने अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज की इस वीडियो में दिस इज योर पार्ट 2। अगर आपने ये पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख के आएंगे, फिर ये पार्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि इट्स को रिलेटेड। आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, हम लोग एनोड रे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स की। अब देखो डिस्कवरीज हो गई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, तो उनको कैसे पैक किया गया आज के इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे। और माइंडेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट से, तो लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये सारे काम हम आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डू दैट, ठीक है। बिफोर गोइंग टू दैट, यू नो myself Priya Shukla and I am your mentor। इसके बाद yes, you can subscribe to our YouTube channel that is Nimbus Defense Academy and also join us to our Telegram channel that's Nimbus Defense Academy। अब हमारा आज का काम अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हमारा स्टार्ट करेंगे हम एनोड रे एक्सपेरिमेंट से। देखो उस दिन कैथोड हो गया था, आप ये मुझे कहोगे कि यार इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट कि कैथोड रे समझाया जाए या एनोड, बट यू नो आपको मैं ये कहूँ कि लर्न कर लो, कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, एनोड रे। बट अगर कुछ फीलिंग आनी चाहिए ना कि यार ये हुआ कहाँ से, अगर हम 1 मिनट ये लगा दें कि हाँ ये कैसे जनरेट हुई, तो हमारे को वो कैरेक्टरिस्टिक्स याद करना, उनकी प्रॉपर्टीज याद करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो आज हम लोग, क्योंकि उस दिन हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर लिया था, आज हम लोग करेंगे एनोड रे एक्सपेरिमेंट। देखो अब कुछ नहीं हुआ, जैसे जे थॉमसन ने कैथोड रे का सेटअप किया था, गोल्डस्टीन ने बिल्कुल 2 कॉपी किया। बस किया क्या, उन्होंने यहां पर उन्होंने एनोड परफोरेटेड ली थी, इन्होंने आपकी कैथोड जो है वो परफोरेटेड ले ली। क्या ले ली, आपकी जो कैथोड है वो परफोरेटेड ले ली, ठीक है। आपने पिछले बार में देखा था एनोड परफोरेटेड था, इन्होंने कैथोड को परफोरेटेड ले लिया। यहां पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी जो कि थी जिंक सल्फाइड की, ठीक है। 2-3 चेंजेस किए थे इन्होंने, एक तो कैथोड परफोरेटेड लिया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज लेकर आया था, उन्होंने जो प्रेशर था गैस का वो नियर अबाउट 10⁻⁻1 mm ऑफ Hg लिया था। वहां पे प्रेशर कितना था, 10⁻⁻3, यहां पे प्रेशर था 10⁻⁻1। मतलब जैसा सेटअप जे थॉमसन ने किया था वही सेम गोल्डस्टीन ने किया, बट अब क्या किया, कैथोड को परफोरेटेड ले लिया, यहां पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी जिंक सल्फाइड की, और दूसरा प्रेशर को बढ़ाया। प्रेशर को बढ़ाने से हुआ क्या, यहां पर उनको गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े विजिबल होने लगे। देखो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, गैस पार्टिकल्स आपको ज्यादा मिलेंगे। उन्होंने यहाँ पे गैस पार्टिकल्स हमको थोड़े से दिखने लग गए। अब जैसे ही बैटरी आपकी वही हाई वोल्टेज की है, 10,000 वोल्ट की, 10 के वोल्ट की आपकी बैटरी है, वो बिल्कुल वैसे के वैसे चल रहा है। जैसे ही वोल्टेज आपने ऑन किया, मतलब गोल्डस्टीन ने ऑन किया, तो क्या देखते हैं, देखो कैथोड से तो रेज निकलेंगी ही निकलेंगी। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि सेटअप चेंज कर दे तो कैथोड रे नहीं निकालेगा, कैथोड भी रे निकालेगा। अब इसने क्या किया, मैंने उस दिन एक वर्ड यूज किया था कि कैथोड रे की आयोनाइजेशन पावर होती है। क्या होती है, आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर का क्या मतलब होता है, आयोनाइजेशन पावर का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देना, ठीक है। मान लो ये कोई भी हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब हाइड्रोजन मान के हम चल रहे हैं, हाइड्रोजन में हमें पता है एक H11 होता है, मेनली तो प्रोटियम होता है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। अब न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसमें, अगर 1 में से 1 माइनस करोगे 0, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन ही एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, 0, ये हमें पता है। अब हमें पता है कि इसमें रहते हैं प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हमारा हो गया 0, और एक इलेक्ट्रॉन जो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं कौन सी गैसेस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन गैस उन्होंने डाला और हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल मैं यहां दिखा रही हूं।
जैसे ही कैथोड रेज आई, क्योंकि कैथोड रेज हाईली एनर्जेटिक होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, तो जैसे ही ये कैथोड रेज इस हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल पे टकराई तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बाहर निकल गया। ठीक है, इससे दिस प्रोसेस ऑफ रिमूविंग आउट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो हमने पिछले बार बोला था कि जो कैथोड रेज होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है, वो आयोनाइज बहुत इजीली कर लेती है। तो कैथोड रेज जब ये ऐसी चल रही थी, इन गैस मॉलिक्यूल से टकराई तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो अब ये बताओ क्या बचेगा। जब आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब इसमें क्या बचने वाला है, सिर्फ एक प्रोटॉन विद पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन तो जीरो है, शेल में अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। मींस अब हमें एक ऐसा एटम मिला जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मतलब H मिला विद प्लस साइन, क्योंकि कोई भी स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन देती है तो उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। इसको नाम दिया गया प्रोटॉन। क्यों नाम दिया गया, खुद सोचो। इलेक्ट्रॉन तो इसमें है नहीं, न्यूट्रॉन की वजह से कोई चार्ज नहीं है, जो चार्ज है वो किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि H+ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, फिर से सुन लो कि गैस मॉलिक्यूल मान लीजिए हमने हाइड्रोजन के लिए थे, यहां से कैथोड रेज आई, कैथोड रेज इससे टकराई, जब इससे टकराई इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, और इलेक्ट्रॉन के रिमूव होते ही क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया, अंदर क्या बचा, प्रोटॉन बचा। प्रोटॉन बचने से एक प्लस चार्ज आया हाइड्रोजन के ऊपर, H+ को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन। H+ को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, तो यहां पर यही कहानी हो रही है। यहां पर हो क्या रहा है, जैसे ही आपने बैटरी ऑन करी, जैसे ही आपने बैटरी ऑन की, यहां से कैथोड रेज आई, कैथोड रेज यहां पे स्ट्राइक करी, यहां पे स्ट्राइक करते हुआ क्या, सब में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, सब में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, और यहां क्या बच गया, प्लस। यहां पे क्या बच गया, प्लस। अब एक बार बताओ, प्लस किसकी तरफ जाएगा, अगर हम इसका कलर चेंज करें, प्लस किसकी तरफ जाएंगे, प्लस जाएंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या चार्ज था, नेगेटिव, और एनोड के ऊपर क्या चार्ज था, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सारे प्लस जो थे वो इस तरफ जा रहे थे, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसकी तरफ जा रहे थे, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन थे कलरलेस। तो हुआ क्या, जैसे ही गोल्डस्टीन ने बैटरी ऑन की, इस गैस, ये कैथोड रेज ने इन गैस मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया। आयोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और खुद गैस मॉलिक्यूल इसकी तरफ चलने लगे। तो ये इस तरह की ग्रीन कलर की रेज हमको दिखाई दी। तो एनोड रेज क्या होती हैं, एनोड रेज कलरफुल होती है। कैसी होती है, कलर्ड होती है। और जब ये जिंक सल्फाइड के ऊपर टकराए तो यहां पर जहां जहां वो टकराए वो क्या होने लगे, कलर्ड होने लगे, वो पार्ट क्या होने लग गया, कलर्ड होने लग गया, फ्लोरेसेंट स्क्रीन शाइन करने लगी। तब ये बोला गया कि जैसे कैथोड रेज में मटेरियल पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, उसी तरह एनोड में भी पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम कहा गया प्रोटॉन। क्या नाम कहा गया उसका, प्रोटॉन। और क्योंकि ये एनोड से चलकर, जबकि इनका ओरिजिन अगर हम कहें, इनका अगर हम ओरिजिन कहें तो इनका ओरिजिन क्या है, गैस मॉलिक्यूल, और वहां पर क्या था, वहां पर मेटल इलेक्ट्रोड्स थे, वहां पे क्या थे, मेटल इलेक्ट्रोड। यहां पे गैस मॉलिक्यूल से एनोड रेज निकल रही है। ठीक है, बट क्योंकि ये चलती है एनोड से कैथोड की तरफ, इसीलिए इनका नाम रखा गया एनोड। और क्योंकि कैनाल की तरह दिखाई देती है, नदी की तरह चलती हुई दिखाई देती है, इसीलिए इनका नाम रखा कैनाल रेज। समझ में आ गया, बहुत आसान सा सेटअप है। हमें सेटअप पे इतना नहीं जाना है, बस हमें ये देखना है कि ओरिजिन कैसे हुआ। तो ओरिजिन हुआ गैस मॉलिक्यूल से। ये एनोड अब कैथोड की तरफ चल रही थी, क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ चल रही थी, इनका नाम एनोड रे रखा गया। कैनाल की तरह दिखाई दे रही थी, इन्हीं को इसलिए बोलते हैं कैनाल रेस। कलर्ड दिखाई दिया गोल्डस्टीन को, तो इसीलिए इनको बोलते हैं कलर्ड रेस। ये 3-4 प्रॉपर्टीज हैं एनोड की, जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि कैसे आयोनाइजेशन हुआ, कैसे ये हुआ। तो दिस इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब हम लोग अगर इस नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, तो अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड एंड कैनाल रेज।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड एंड कैनाल रेस, कि जो इन एनोड का ही दूसरा नाम क्या रखा गया, कैनाल रेस, ठीक है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दे डिफ्लेक्टेड, अब देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन से पार्ट पे जाएंगी, नेगेटिव वाले पार्ट पे जाएंगी। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंट इफेक्ट, ये भी चमक रही थी। दे हैव मोमेंटम। And next, anode rays depend on the nature of the glass tube taken, and anode rays, if we taken hydrogen gas, then it is called as proton. ये लाइन क्या लिखी हुई है, जैसे हमने वहां पर E by M रेशो निकाला था, क्या निकाला था, E by M रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना था 1.75 इंटू 10 रेज टू पावर 11 कूलम पर केजी, ये था। ऐसे E by M यहां पे जब कैलकुलेट किया गया तो सेम नहीं आ रहा था, मतलब जब गैस चेंज की गई तो E by M चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रोड लिए तो E by M चेंज हो रहा था। तो E by M अगर चेंज हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि हर गैस मॉलिक्यूल के पार्टिकल को आप प्रोटॉन कहोगे। सिर्फ हाइड्रोजन, अगर सिर्फ हाइड्रोजन लिया है तो आप प्रोटॉन कह सकते हो, नहीं तो आप उसको प्रोटॉन नहीं कह सकते। इसलिए इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, क्योंकि जैसे गैस आप चेंज कर रहे हो E by M चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है दे आर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस एंड मेटल इलेक्ट्रोड टेकन, और जबकि वहां पर दे डज नॉट डिपेंड, क्योंकि E by M क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। इसलिए मैं कह रही हूं अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लेना, क्योंकि तभी वहां पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि E by M ये सब क्या है। यहां पर अब नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो ओरिजिन ऑफ एनोड रेस, एनोड रेस की ओरिजिन क्या थी, वहां पे कैथोड रेस की ओरिजिन क्या थी, मेटल इलेक्ट्रोड्स। यहां पे एनोड रेस की ओरिजिन क्या है, गैसियस आयन, आयन जो गैस मॉलिक्यूल्स थे वहां से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है, तो यहां पे हम बोलेंगे गैसियस आयन, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। दैट्स भाई देखो, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, चैडविक ने डिस्कवरी कर दी न्यूट्रॉन की, चैडविक ने किसकी डिस्कवरी कर दी, आपकी न्यूट्रॉन की। तो 3 डिस्कवरीज हमें याद रखनी है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि जे थॉमसन ने, किसने की, जे थॉमसन। प्रोटॉन की किसने की, गोल्डस्टिन ने, किसने की, गोल्डस्टिन ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है जेम्स चैडविक ने, किसने की है, जेम्स चैडविक। और जो लास्ट वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने सबके चार्जेस, मासेस सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। अब ये सब की डिस्कवरीज हो चुकी हैं, अब हमें इनको पैक करना है भाई, अब हमें इनको सेट करना है कि ये कैसा दिखाई देगा, एटम दिखाई कैसे देगा। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनको बोलते हैं सब एटॉमिक, एटम के अंदर मिलने वाले पार्टिकल्स। अब इनको पैक करना है, अब पैक कैसे करें, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो आई जे थॉमसन। जे थॉमसन उस समय क्या खा रहे थे, वाटरमेलन खा रहे थे। तो उनको ऐसा लगा कि जैसे वाटरमेलन में एक ग्रीन पार्ट होता है, तो ग्रीन पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट किया उन्होंने उसको न्यूट्रॉन, कि ग्रीन पार्ट क्या है, न्यूट्रॉन है। जो रेड पार्ट था उसको बोला कि वो है प्रोटॉन, वो क्या है, प्रोटॉन। और जो इसमें सीड्स हैं, ब्लैक सीड्स हैं, वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बोला कि जैसे वाटरमेलन होता है ना, वैसे ही हमारा एटम होता है, उसका बाहर वाले पार्ट को न्यूट्रॉन कह दिया, रेड वाले पार्ट को प्रोटॉन कह दिया, और जो सीड्स थी, ब्लैक सीड्स थी, उनको क्या नाम दे दिया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक तो इन्होंने ये कहा, और दूसरा कहा आप जैसे तरबूज को उठाते हो, आप चाहे ऐसे करके उठाओ, ऐसे करके उठाओ, घुमा के उठाओ, अगर वो भारी तो चारों तरफ से भारी रहेगा। तो उन्होंने सबसे बड़ी लाइन बोली, उन्होंने बोला कि जो एटम है ना उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दैट्स गिवन बाय द जे थॉमसन इज दैट कि द मास of the atom is uniformly distributed. Mass of the atom is uniformly distributed. Uniformly distributed मतलब uniformly distributed है, पूरी तरीके से फैला हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर में मास है, पूरा एक जैसा है। ये किसने कहा, हमारे जे थॉमसन ने कहा। और दूसरा उन्होंने कहा
जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जिसके वजह से एटम क्या है, न्यूट्रल है। एटम क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रल कर देगा। तो दो मेन कंक्लूजन्स आ गए, दैट द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एटम इज होल आर न्यूट्रल। तो वाटरमेलन मॉडल को अभी तक हम मानकर चल रहे हैं। ये किसने दिया, जे थॉमसन ने दिया। इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, कि जैसे पुडिंग्स होती हैं उसमें अगर चोको चिप्स डाल दो तो चिप्स इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर चॉकलेटी पार्ट है वो हमारा प्रोटॉन है, जो बाहर का पार्ट है वो न्यूट्रॉन है। तो ये सारी चीजें हमारी किसने कही, जे थॉमसन ने कही। अब इसके बाद आए हमारे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इज अ वेरी रिच टाइप ऑफ साइंटिस्ट। उनको हमेशा खूब सारे पैसे होते थे, तो वो हमेशा आर फॉर रदरफोर्ड और हमेशा रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को लेकर वो एक्सपेरिमेंट करते थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, और इसी को अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अल्फा रेस को लेकर किया था इन्होंने। और इसको रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या ली थी, गोल्ड की फॉयल भी ली थी। अब इनका थोड़ा सा सेटअप देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लेड का बॉक्स लिया। क्या लिया, लेड का बॉक्स, दिस इज लेड बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर रखा उन्होंने रेडियम। सोर्स क्या था इनका, रेडियम था। सोर्स इनका क्या था, रेडियम था, रेडियो एक्टिव सोर्स, जिसमें से अल्फा रेज निकल रही थी, अल्फा रेज। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, कई बार आपका ये भी क्वेश्चन आता है कि जो ये अल्फा रेज होती हैं उनके मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं। अल्फा रे के मटेरियल्स को हम बोलते हैं हीलियम, 2 ऑफ हीलियम। मतलब जो अल्फा रेज होती है वो किसकी मिलकर बनी होती है, हीलियम एटम की मिलकर बनी हुई होती है। किसकी मिलकर बनी होती है, हीलियम एटम की, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर जे थॉमसन करेक्ट होंगे, मतलब कि अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो मतलब वो भारी होगा। और आप एक बात सोचो, अगर साइड में एक लड़का खड़ा है, ठीक है, वो भी 100 kg का है, एक लड़का आया वो भी 100 kg का है, तो अगर वो आएगा और उसको इस रूम में जाना है, ठीक है, मतलब इस यहाँ पे एक लड़का है जो कि 100 kg का है, ये भी एक लड़का है 100 kg, बॉडी गार्ड बन के बैठा हुआ है रूम का। तो अगर उसको इसके रूम में जाना तो पहले उसको हटाना पड़ेगा अच्छे से। तो वो आया, क्योंकि वो दोनों बराबर वेट के थे, खूब लड़ाई हो रही है, उसको जाने नहीं दे रहा। तो उन्होंने ये कहा कि अगर जे थॉमसन करेक्ट है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अल्फा रेज जब आएंगी तो वो टकराकर 180 डिग्री पे वापस चली जाएंगी, मतलब उसको क्रॉस नहीं करेंगी। पर हुआ क्या, हमने बॉडी गार्ड हल्का रख दिया। क्या रख दिया, लाइट सा, मतलब 20 kg का, और आ गया 100 kg वाला। अब क्या करेगा, 100 kg एक थप्पड़ मारेगा और सीधा निकल जाएगा। तो ये चीज हुई यहां पर। बिल्कुल अगर जो हम जे थॉमसन के अकॉर्डिंग सोचते तो जितनी अल्फा रेज गई थी वो पूरी की पूरी 180 डिग्री पर वापस आ जानी चाहिए थी। गोल्ड फॉयल में क्या है, एटम्स है। गोल्ड फॉयल में क्या है, एटम्स है। देखो मैंने यहां पे दिखा रखा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज सीधी चली गई। बिल्कुल यहां पे आप देखो, ये गोल्ड फॉयल के एक एटम का स्ट्रक्चर है यहां पर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज कैसी चली गई, स्ट्रेट चली गई। वो तो ये सोच रहे थे कि यार मैक्सिमम वापस आने वाली है, जे थॉमसन का मॉडल इज परफेक्ट, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भारी है, तो भारी चीज भारी, क्योंकि अल्फा रेज काफी भारी होती है, हैवी होती है, तो हैवी चीज हैवी से टकराएगी, 180 डिग्री पे वापस आ जाएगी। पर हुआ क्या, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड की ये थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज गोज अनडेविएटेड, गो स्ट्रेट, सीधी चली गई, मैक्सिमम सीधी चली गई। कुछ डिफ्लेक्ट की बाय सम एंगल्स, छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट की। 20,000 में 1 मीन्स 1 in 20,000, सिर्फ एक 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से वापस आए। तो दिस इज द होल सेटअप ऑफ रदरफोर्ड। अच्छा, ये जो मेटल है वो तो गोल्ड की ली, मैं तो समझा दी एक्सपेरिमेंट। एंड दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये क्या थी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसी से तो पता चला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज सीधी चलेगी, क्योंकि वो यहाँ पे देखो, ये स्ट्राइक कर पिंक वाला पार्ट वो यहाँ पे चमक रही है और मोस्ट ऑफ द जिंक सल्फाइड शाइन कर रही थी। बात समझ में आ गई। क्या किया, यहाँ रेडियम का सोर्स था,
रेडियम के सोर्स से अल्फा रेज निकली, तो वो ये मान के चल रहे थे, रदरफोर्ड ये मान के चल रहे थे कि अगर जे जे थॉमसन करेक्ट होंगे तो मेरी सारी अल्फा रेज 180 डिग्री पे वापस आ जाएगी। पर हुआ कुछ और, सारी की सारी अल्फा रेज कैसी चली गई, स्ट्रेट, मैक्सिमम ऑफ द अल्फा रेज गोज अनडेविएटेड, सीधी चली गई। कुछ एंगल से डेविएट की, क्यों की होगी, प्रोटॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ पे देखो कुछ जो है हल्की फुल्की डेविएट की गई क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से डेविएट की। सिर्फ 20,000 में एक जो है 180 डिग्री से वापस चली गई। दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये है इसकी ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड की क्या ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट अल्फा पार्टिकल ट्रेवल थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, सीधी चली गई। सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल्स, ओकेजनली मींस 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल ट्रेवल बैक फ्रॉम द फॉयल, एक 20,000 में एक। अब इससे रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, इंटरप्रिटेशंस क्या थी, क्योंकि भाई आप सीधे चले गए, कुछ भी उनको फर्क ही नहीं पड़ा, ना लड़ाई हुई ना झगड़ा हुआ, सीधे चले गए, तो मोस्ट ऑफ द एटम इज होलो, द एटम इज मोस्टली एम्प्टी। कुछ हुई, द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, भाई पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव अल्फा कैसी होती हैं, अल्फा जो होती हैं हीलियम के पार्टिकल से मिली है, हीलियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से टकराएगा तो डिफ्लेक्शन ही होगी ना, रिपल्शन ही होगी, तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एज इज द अल्फा पार्टिकल। द न्यूक्लियस कैरीज मोस्ट ऑफ द एटम, मतलब द न्यूक्लियस कैरीज मोस्ट ऑफ द एटम्स मास, क्योंकि सिर्फ एक वापस गई, मतलब एटम एक छोटा सा पार्ट है जिसमें एटम का सारा मास रिजाइड करता है और उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। क्या नाम रखा गया उसका, न्यूक्लियस, उस छोटे से पार्ट का नाम रखा गया न्यूक्लियस। तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे कि रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की है, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया हुआ है और ऑलमोस्ट सबका ये डाउट होता है मैम रदरफोर्ड ने नहीं की है, बोहर ने की है, या कोई और साइंटिस्ट का नाम लेते हैं। तो क्लियर हो जाइए आप, रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, क्योंकि ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट 1 in 20,000 हुआ, जहां से उन्होंने ये बताया कि मैक्सिमम मास आपका न्यूक्लियस में है और ये पार्ट को बोला जाता है न्यूक्लियस। ये किसने डिस्कवरी करी है, रदरफोर्ड ने ही की है। और दूसरा, क्योंकि न्यूक्लियस में ही सारा मास है, तभी एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला बनता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्या बनता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। होप आप लोगों को ये सही से समझ में आ गया होगा। एक बार आप गो थ्रू हो सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पार्ट का, क्योंकि यहां से कई बार अभी आप देखोगे, मैंने ना सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप देखोगे मतलब मैक्सिमम इसी से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसी पार्ट से आए हुए हैं। गोल्ड क्यों लिया गया, गोल्ड क्यों लिया गया, अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में कि गोल्ड ही क्यों लिया। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक अच्छी सी, ठीक है। अब हम लोग पहुंचते हैं अपनी नेक्स्ट पे। ऑब्जर्वेशंस वही लिखी हुई है, मोस्ट ऑफ द अल्फा रे पास एंड डेविएटेड डिफ्लेक्टेड बाय एंगल 1 in 20,000 गेट डिफ्लेक्टेड बैक। गोल्ड फॉयल को क्यों लिया गया, सॉरी गोल्ड फॉयल को आपका क्यों लिया गया, गोल्ड फॉयल को इसलिए लिया गया क्योंकि ड्यू टू मैक्सिमम मेलिएबिलिटी। ये क्वेश्चन आता है कि वन ऑफ द मोस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, तो आप किसको लगाओगे, गोल्ड को। मेलिएबिलिटी क्या होती है, ऐसी चीज जो आपकी थिन शीट्स में टू आराम से कन्वर्ट हो जाए। मतलब मान लो गोल्ड इतना गोल मटोल सा है, गोल गोल सा, आपने इसको बिटन किया और वो थिन शीट बन जाए, पतली सी थिन शीट बन जाए, उसे हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। हम मेटल एंड नॉन मेटल में से इसको देखेंगे। और गोल्ड फॉयल इसीलिए लिया क्योंकि इसकी मैक्सिमम मेलिएबिलिटी होती है। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, जिससे हमारा पोस्टुलेट्स क्या आ गए, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। क्योंकि ना एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज्ड सर्कुलर पाथ। ध्यान से सुना, क्लोज्ड सर्कुलर पाथ। एक आता है इन अ क्लोज्ड सर्कुलर पाथ विद द फिक्स्ड एनर्जी। ये दो अलग अलग बातें हैं। तो पूछा जाता है कि ये बताओ कि कौन से साइंटिस्ट ने ये कहा दैट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज्ड सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड एनर्जी नहीं कहा, तो आप किसको टिक लगाएंगे, रदरफोर्ड को। और विद फिक्स्ड एनर्जी बोला तो वो कौन होगा, बोहर, जो हम आगे पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आप पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज होलो, पता चल गया होलो है। पॉजिटिव चार्ज रिजाइड्स इन अ स्मॉल प्लेस कॉल्ड न्यूक्लियस।
पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स जो है वो कहां पे रिजाइड कर रहे हैं, हमारे न्यूक्लियस में रिजाइड कर रहे हैं। दिस पॉजिटिव चार्ज इज हैवी एज दैट ऑल द मास ऑफ द एटम रिजाइड, बहुत ज्यादा हैवी है, सारा का सारा इसी में रिजाइड कर रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। इन्होंने भी यही बात बोली जैसे कि जे थॉमसन ने कह दिया था कि न्यूट्रल है एटम, हमारा क्या है, न्यूट्रल है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न करेंगे सारे। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर, इज स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम दैट इज 10⁻10 मीटर्स। देखो इतना बड़ा एटम है, उसमें छोटू सा न्यूक्लियस है, और आप देखो ना पावर -15, मतलब कितनी जीरोस लगेंगी तब -15 बनेगा। तो ये 10⁻⁻15 है और ये 10⁻⁻10 मीटर्स है। तो कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली 10⁻10 मीटर्स बड़ा होगा। तो एटम काफी बड़ा है और न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द सोलर सिस्टम मॉडल। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट ओनली। फिक्स एनर्जी कोई बात नहीं गई, तो आप किसको टिक लगाएंगे, रदरफोर्ड को। इस चैप्टर में साइंटिस्ट के नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस इसी से ज्यादा आते हैं, तो हमें इस चैप्टर में वी हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस पार्ट ओनली, ठीक है। तो इसको सोलर सिस्टम मॉडल कहते हैं। जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं। तो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो कैन टेक अप द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। अब आते हैं मेरा फेवरेट पार्ट, क्योंकि पता क्या है, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ट्राई दीज क्वेश्चंस, ट्राई टू अटेम्प्ट दी क्वेश्चंस। अपने आप को वीडियो को पोस्ट करो, क्वेश्चंस करो, कमेंट करो, ठीक है, कि क्या आंसर होना चाहिए। उससे मुझे भी लगता है कि दैट यू आर प्रैक्टिसिंग। Which of the following pairs of physical phenomena and the discoverer is correctly matched? अब मुझे भाई देखो मैरी क्यूरी नहीं पता, चलो देखते हैं कि क्या मैं ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके कर सकती हूं या नहीं, ठीक है। देखो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की है। किसकी की है, न्यूट्रॉन की। तो ऑब्वियस सी बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पे नहीं आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अब हम बोहर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन दिया है। तो ऑब्वियसली दोनों तो रॉन्ग ही हो गए, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। मतलब 1 और 2 जिसमें ऑप्शन में आप उसको काट दो। 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। मुझे पता नहीं था कि मैरी क्यूरी रेडियम है, बट मुझे ये तो पता ही था कि 100% ये है, तो मैंने टिक लगा दिया आंसर डी, दैट इज थ्योरी। तो आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन है, तो ये तो यहाँ पे ही आना चाहिए था। ऑब्वियसली अल्बर्ट आइंस्टीन, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैरी क्यूरी नहीं पता था, अभी मैंने रेडियो एक्टिविटी नहीं की, तो मैंने उसके एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following conclusions could not be derived from Rutherford alpha ray scattering experiment? कि इनमें से कौन सा पार्ट रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड नहीं है। अभी आप लोगों ने किया, करके देखें, खुद ट्राई करें कि क्या आंसर होना चाहिए। मतलब नॉट याद रखना, हाँ। मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द एटम इज एम्प्टी, वो तो उन्होंने बोला है, तो ये तो करेक्ट है। The radius of the atom is about 10⁵ times the radius of the nucleus। एक तो the radius of the atom, मतलब कि रेडियस ज्यादा बड़ी है as compared to radius of the nucleus। एक बार इसको देख सकते हैं। Electrons move in a circular path of a fixed energy called orbit। मैंने पहले ही बोला इन अ क्लोज्ड ऑर्बिट होता, मैं इसको टिक लगा देती कि हाँ भाई ये कंक्लूजन दिया है, बट हमने फिक्स एनर्जी लिख दिया। आप फिक्स एनर्जी वाला वर्ड, एनर्जी वाली बात तो अपने रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं की, उन्होंने बस क्या कहा था, गोल गोल घूमता है एक ऑर्बिट में, उसे ऑर्बिट कहते हैं, पर फिक्स एनर्जी नहीं कहा था। तो ये जो है इट इज नॉट कंक्लूडेड बाय रदरफोर्ड, इट इज कंक्लूडेड बाय बोहर। तो आपका और नियरली ऑल ऑफ द मास ऑफ द एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस, ये तो है ये कि उन्होंने बताया था कि सारा का सारा मास आपका न्यूक्लियस में रिजाइड करता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। आप ये देख रहे हो, ये सारे 2021 रीसेंट ईयर्स के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स, अच्छा ये तो हमने अभी कर ही लिया है। नेक्स्ट बहुत आसान है, न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, बिल्कुल अगर हमें आता है तो हम बिल्कुल टिक लगा के आगे जेम्स चैडविक।
इसमें तो देखना ही नहीं, तभी तो मैं कह रही हूँ साइंस इज सो इजी. इफ यू नो द concept and if you know the things, you will put a tick only. Rutherford alpha ray scattering experiment was responsible for the discovery of which of the following? Rutherford के experiment से क्या चीज discovered हुई थी? Electron, proton, atomic nucleus और neutron? It's atomic nucleus. The number of maximum electron in n shell. एक्चुअली लास्ट में मैं वैसे करवाती, इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया. मैं आपको बता देती हूँ, जैसे किसी भी शेल में, क्योंकि शेल वर्ड आ चुका है, तो किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर. क्या होता है? 2n स्क्वायर. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अगर k में प्रेजेंट है तो n की वैल्यू KLMN, n की वैल्यू 1 2 3 4. ठीक है, अब इसने बोला n में बता दो. ठीक है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 रिस्पेक्टिवली. तो 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू n की वैल्यू, n में क्या है 4, 4 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 2 32. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 32. तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये कौन सा फॉर्मूला बताता है? ये बताता है 2n स्क्वायर से. ठीक है, तो अब हम लोग मूव करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. देखे हैं ऐसा ऑप्शन? यस, ये रहा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली. सो वही मैं कह रही हूं, अगर आपको चैप्टर आता है, आपने हल्की सी रिवीजन कर रखी है ना, तो यू विल गेट 4 मार्क्स. और एक अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया ना, तो एक साथ 3 क्वेश्चन आएंगे और फॉर श्योर आप लोग बहुत आराम से कर लोगे. देखो ना कितने आसान, वही रिपीटिव क्वेश्चंस 2019 में वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है. रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन द थिन गोल्ड पर, बस उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर दिया गया. वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ बिल्कुल सेम. ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्टली वही क्वेश्चन का, जबकि आप मानोगे एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस आए हुए हैं. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं. हाँ जी, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी एन आइसोबार. ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो. ठीक है, मैं तो करवाई दूंगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी एन आइसोबार. आइसोबार क्या थे? आइसोबार क्या थे? सोचो, बताओ. अगर नहीं सोचा तो मतलब वीडियो नहीं देखी थी. वीडियो नहीं देखी, चलो नहीं देखी, या तो आता था, बहुत अच्छे से आता था, तो बताओ ये क्या होता है? आइसोबार्स क्या होते हैं? हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर. नीचे वाला पार्ट क्या होता है? डिफरेंट होता है. हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर. मतलब मासेस जो है सेम है. मासेस क्या है? सेम है. तो उन्होंने बोला एक एलिमेंट है जो आइसोबार है कैल्शियम का. एटॉमिक नंबर बता दिया कि कैल्शियम हमारे को पता है 2040 होता है. यहाँ पे 20, यहाँ पे 40. अब उन्होंने बोला कि कौन सा एलिमेंट होगा इनमें से. आप एक बात बताओ कि मास के लिए मुझे क्या चाहिए? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. मास के लिए मुझे क्या चाहिए? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. जिसके भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 40 आ गया, जिसके भी, फिर से सुन लो, जिसके भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 40 आ गया, वो आइसोबार हो जाएगा. अब देखते हैं. 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 38. 18 प्लस 19, 19 और 18 ये कितना हो जाएगा? 7. 1 1 2 3 37. यहां पे करो 9, 2 और 1 3 39. इसमें करो 8 2 2 10, 2 1 और 1 2 3 एंड 4 40. मतलब ये एलिमेंट होगा जिसमें 18 प्रोटॉन्स होंगे और 22 न्यूट्रॉन्स होंगे. तो वो क्या कहला सकता है? वो आइसोबार कहला सकता है विद कैल्शियम. तो इट्स अ वेरी ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट इट इजी, क्योंकि हमें पता है कि आइसोबार क्या होंगे? हैविंग सेम एटॉमिक, सॉरी, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बेस सेम मास नंबर. मास नंबर सेम होना चाहिए. मास सेम होना चाहिए मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम सेम होना चाहिए. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए. तो आप बस ऐड करके देख लो, ऐड करके देखो, इसका 38 37 39 40. तो ये वाला जो है आंसर हो जाएगा डी, द एलिमेंट विद 18 प्रोटॉन्स एंड 22 न्यूट्रॉन्स. सो इजी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था आप लोगों को. नेक्स्ट वही फिर से अगेन द सेम क्वेश्चन. रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी. तो बिना देखे भी हम लगा सकते हैं, इट्स न्यूक्लियस. नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या ये बात सही है? क्या रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी? नहीं, जे थॉमसन ने किया था, इससे तो हमने न्यूक्लियस किया था। जे थॉमसन, हमको एक करेक्ट बता रही है तो वो तो रॉन्ग है। जे थॉमसन सजेस्टेड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन, क्या बोल रहे हैं? जे थॉमसन ने ये बोला कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन्स, ये जे थॉमसन ने बोला था क्या? नहीं, यहां तक तो अभी न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो बोलेंगे कैसे? द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम, ये बिल्कुल सही है। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन्स के बराबर होता है। इट ऑलमोस्ट सही, क्योंकि लाइन सही है, करेक्ट हो सकती है। The mass number of an atom is equal to the number of electrons of itself. No, mass किसके बराबर होता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो ये भी बात आपकी इनकरेक्ट है। तो मेरी करेक्ट कौन सी हो गई? सी ही हमारी करेक्ट जो है ऑप्शन हो गया हमारे इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। Which of the following are the properties of an electron? It's a good question. Try yourself. Try yourself. Electron is a constituent of cathode ray. बिल्कुल perfect. Electron is negatively charged. बिल्कुल perfect. The mass of the electron is equal to the mass of the proton. होता है क्या? कितना होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg। कितना होता है? 9.1 इंटू, फिर से बता देती हूँ, 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg। और प्रोटॉन का मास कितना होता है जी? प्रोटॉन का होता है 1.627 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 kg। क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट बाय मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी चार्ज स्पीशीज है, चाहे उसको कहीं भी रखो, वो अपना जो है डिफ्लेक्ट होगी। तो ये वाली भी बात बिल्कुल गलत है। तो 1 and 2 द ऑप्शन इज ए, 1 and 2 ओनली। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, गिव अ ट्राई बाय योरसेल्फ कि आपका ये दिमाग चल रहा है कि नहीं। इट्स रियली अ गुड क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, अब मतलब आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है। अगर आपने ये क्वेश्चन करेक्ट कर लिया, अपने आप से टिक लगाओ, अपने आप से कमेंट करो, ऑप्शन बताओ क्या होना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया तो दैट्स मीन यू आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड एंड यू आर यूजिंग योर माइंड ऑल्सो। अ मोनोएटॉमिक स्पीशीज, मोनोएटॉमिक मतलब कि भाई वो डायटॉमिक नहीं हो सकती। और मैं वैसे बताऊं, अब मोनोएटॉमिक स्पीशीज, मोनोएटॉमिक ना सोचते ही सिर्फ नोबल गैसेस के बारे में सोचा करो। किसके बारे में सोचा करो? नोबल गैसेस। क्योंकि जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, ये होती हैं जीरो ग्रुप की। क्या होती है? जीरो ग्रुप की। ये मोनोएटॉमिक होती। कौन कौन सी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडोन, ये होती है मोनोएटॉमिक। ठीक है, इन्होंने बोला अ मोनोएटॉमिक स्पीशीज दैट हैज 18 इलेक्ट्रॉन। मान लो कि कोई एक्स है जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है एंड हैड नेट चार्ज ऑफ -2। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग क्या करते हैं, लिखा, वो क्या करेंगे, 18 में +2 कर देंगे, दैट इज 20। ठीक है, 20। बट उसने क्या बोला है? अ मोनोएटॉमिक स्पीशीज हैड 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो ना -2 ऐड करके उन्होंने बोला है। -2 क्या करके बोला है? ऐड करके बोला है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स, अब उसके पास कितने? 18 इलेक्ट्रॉन्स है और -2 चार्ज है। तो वो क्या है? क्या मोर प्रोटॉन्स हैं देन इलेक्ट्रॉन्स? पहली बात तो कभी भी -2 अगर हो गया तो प्रोटॉन ज्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। तो ये तो गलत है। अनपेयर्ड की तो हम बात ही नहीं कर सकते, बॉन्डिंग की बात ही नहीं करी। मोनोएटॉमिक स्पीशीज है, अकेली बैठी है, तो कहां से उसके पास आ जाएंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 20 प्रोटॉन्स। अब ये वाली बात हमारी आती अगर वो ये कहता है कि सिर्फ अनायनिक स्पीशीज है विद -2 चार्ज, तो मुझे बता दो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है कितने। पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन बता दिया 18 है, तो इसका मतलब है -2 ऐड करके बताया। आप लोगों को ये -2 बोल के आप लोगों को बताया कि ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ न्यूट्रल आर्गन एटम, क्योंकि मैं ये बोल रही हूँ कि वो ऐड करके उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स बताए हैं, दैट्स 18। ठीक है, तो
ये क्वेश्चन का आंसर है द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ न्यूट्रल आर्गन एटम, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। सो इस बात को ध्यान से रखेंगे कि 18 उन्होंने टोटल करके -2 वाला ऐड करके ही बताया है, तो प्रोटीन प्रोटीन्स वाला नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा ए। सो होप गाइस आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। आप आगे पहुंचते हैं, देखें पहले क्वेश्चंस हैं कि नहीं है। सो क्वेश्चंस अब यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। सो बच्चों बहुत मेहनत करो, ठीक है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप पढ़ चुके थे आप इसको तेज भी कर सकते थे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे योर माइंड विल ओपन अप। देखो मैं क्वेश्चंस करवाने का मेरा मोटो यही है कि यू ट्राई योरसेल्फ। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन कितना ट्रिकी था, है ना। सब लोग ये सोच रहे होंगे यार 18 है प्लस -2 है प्लस 2 कर दो, 20 प्रोटॉन स्टिक लगा के आ रहा था, बट इनका आंसर था ए। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स बता दिए ना, या तो एटॉमिक नंबर बोल देते, इलेक्ट्रॉन बता दिए, मतलब वो 2 ऐड करके ही उन्होंने बताया। So if you practice hard, you will definitely get your goal. If you like the video, you can subscribe to our channel and ऐसी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। So अपने मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। This is for this video. Thank you so much.